नमस्कार. मैं भारतीय वास्तवावरती बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ. आज का जो विषय मैंने चुना था सनातन के ऊपर था. जो हम लोग बात कर रहे थे सनातन संस्कृति को, और उसमें मंत्रों का क्या महत्व है, पूजा पाठ का क्या महत्व है, भजन कीर्तन जो भी उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे विस्तार में. मगर थोड़ा हटके मैं आज थोड़ा एक अलग विषय ले रहा हूँ, वो है राजनीति. क्योंकि 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि राजनीति के ऊपर आज बात करेंगे. एक किसान आंदोलन जब ख़त्म हो गया, जब ये तीनों कानून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने वापस लिए, संसद में भी उसका मोहर लग गई उसके ऊपर, तो भी अभी जो बॉर्डर पे बैठे हुए कई चंद लुटेरे मतलबी जो महत्वाकांक्षा पाल के बैठे हुए, अलग अलग मंसूबे हैं उनका सुख चैन ख़त्म हो गया. अभी वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग हटेंगे नहीं, अभी भी हमारा ये आंदोलन चालू है. तो अब समझ जाइए, इनका आंदोलन सिर्फ एक ही था, मोदी को हटाना. इनका आंदोलन एक ही था कि देश में अराजकता फैलाए, बाकी कुछ नहीं. उनको फंडिंग कहाँ से हो रहा था, ये आंदोलन कैसा चल रहा था, यही आज दिखाई दे रहा है. और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी का, पंतप्रधान मोदी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ. क्योंकि उन्होंने सोच समझ के वक्त पे उन्होंने भी काफ़ी सोच समझ के निर्णय लिया होगा एक कानून वापस लेने का. मगर 1 साल जो चला, उसमें एक बात तय हो गई कि हमारे देश में चर्चा हो गई, चर्चा हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं. जो भी कानून, जो भी विधायक आ रहा है उसके ऊपर बातें कर रहे हैं. एक अच्छी बात हो रही है, उसके ऊपर डिबेट हो रहे हैं, उसके ऊपर खोज हो रही है, अच्छी बात है. और हमें एक चीज़ अच्छी तरह समझ में आई कि वापस लेना एक क्षणिक है, वो वापस आएगा, और किस तरह से आएगा और किस रूप में आएगा, ये कानून वापस आएगा. मैं मोदी जी को जो जानता हूँ, उनको मैंने जो पढ़ा है, उनको मैं समझा हूँ, तो मुझे इतना पक्का मालूम है कि ये कानून अलग तरह से, अलग तरह से वो वापस आएगा और लाएंगे. और उन्होंने बात भी की है कि वापस हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे. उसमें जो तज्ञ हैं, किसान हैं, सांसद हैं, सब लोग बैठ के उसके ऊपर चर्चा करके उसको वापस लाना है, वो लाएंगे. मगर एक बात अच्छी हुई कि साल भर इसके ऊपर चर्चा हुई, किसानों के बारे में चर्चा हुई, जो आज तक नहीं हो रही थी. किसानों का दर्द कोई सुन नहीं रहा था, किसानों की जो समस्याएं थी वो कोई सुन नहीं रहे थे. वो अभी चर्चा होने लगी. एक बात है, मैं किसानों को अन्नदाता नहीं कहूँगा, और किसान जो भी है उन्होंने खुद को अन्नदाता करके खुद को संबोधना भी नहीं चाहिए. दाता यानी दानी, जो देता है और देने के बाद कुछ
पाने की नहीं उसकी मनसूबा होता है, यानी पाने का उनका कुछ इरादा नहीं होता है, खाली दान दिया, नेकी करो और दरिया में डालो। दान करो, दान करने के बाद वापस वो लाने क्या मुझे पाया मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सोच नहीं होती है। दान किया बात ख़त्म हो गई, इसलिए वो दाता नहीं है। इसलिए किसान ये समझ के नहीं चले कि हम लोग दाता है। आप व्यापारी हो, आप उद्योगपति हो। अभी उद्योगपति क्या है, उद्योग क्या है आपका, तो खेती करना, अनाज पकाना, अनाज तैयार करना, ये आपका उद्योग है। तो उद्योग सफल कैसा होए उसके बारे में सोचो आप। खाली आप बारिश के भरोसे के ऊपर मत चलिए, और उसका क्या रास्ता है क्या मार्ग है वो सोच के चलिए, क्योंकि बारिश अभी कभी भी गिरता है। ये भी इंसानों की देन है। जैसा एक कहावत है, मराठी में एक कहावत है, देवाची करणी और नारियल में पानी, ये नारळात पानी, यानी नारियल में पानी। वैसा ही है इंसान की करनी और कभी भी पानी, अवेळी पाणी। मैंने जो बनाया हुआ है कहावत, इंसान माणसाची करणी आणि अवेळी पाणी। वो अभी बारिश गिर रहा है, यही है। वो एक मजाक, खाली मजाक नहीं है, वो सच्चाई है। ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। मगर जो किसान खुद को दाता कहता है, तो समझिए कि आपको कुछ पाना नहीं है, खाली देना है। तो रोइए मत, फिर आपका नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ, फिर आत्महत्या करो। नुकसान किसका होता है, जब वो व्यवसाय करता है, जब वो व्यापार करता है। देखिए, एक सोचिए, व्यापार हर एक आदमी व्यापार करता है। जो नौकरी करता है वो भी व्यापार ही करता है। देखो, मेरे नज़रिए से आप देख लीजिए, जो नौकरी करता है वो सबसे बड़ा व्यापारी है। क्योंकि व्यापार में क्या होता है, प्रोडक्शन निकालना, उत्पादन करना और उसको बेचना, सेल करना, यही व्यापार में होता है। तो नौकर जो काम करते हैं कहाँ पे, वो क्या क्या बेचते हैं, सबसे बड़ी चीज़ वो बेचते हैं। इसलिए नौकर जो है, नौकरी करने वाला, उसको मैं सबसे बड़ा, वो एक क्या बोलते हैं उसको, यानी उसका जो जितना घाटा होता है व्यापार में, उतना किसी का भी नहीं होता होगा जो नौकरी करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो क्या बेचता है, जब वो कहीं पे नौकरी करता है, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किधर भी कार्यालय में जब वो नौकरी करता है या किसी कंपनी में, तब वो क्या बेचता है, अपना ज्ञान बेचता है। अपना ज्ञान बेच के वहाँ पे वो उसकी वो उसका पगार लेता है, उसका वो अर्थार्जन करता है। क्या बेच के, तो ज्ञान, सबसे कीमती चीज़ वो बेचता है। और क्या पाता है, मामूली रकम। उसकी जो ज्ञान समझो 100, उसकी क्वालिटी 100% है, तो वो खाली 1 या 2% उसका मुआवजा लेता है, फ़ायदा उठाता है। यानी मैं इसको बेवकूफ़ कहूँ, व्यापारी, बेवकूफ़ व्यापारी कहूँ इसको। चलो वो बात अलग है। मगर जो किसान है वो भी व्यापारी ही है, वो भी उद्योगपति है, वो भी वो उत्पादन करते हैं, धान का, सब्जी का, फलों का,
जब उत्पादक है वो, उनके पास वही फैक्ट्री है। क्या फैक्ट्री है? तो नेचर। इस फैक्ट्री में वो उत्पादित करते हैं और उसको उत्पादित करके वो बेचते हैं और उसका मुनाफा पाते हैं। तो व्यापारी है ना दाता। ये दाता दाता अन्नदाता अन्नदाता करके उनको अपाहिज करके रखा हुआ है। और उनको चलो हाँ अन्नदाता हो, मैं कुछ हूँ, अन्नदाता हूँ, ये ढकोसला है। उस ढकोसले के पीछे मत दौड़िए। आप व्यापारी बन के, आप एक उद्योगपति बन के आप चलिए, तो आपका जो मुआवजा है, जो फ़ायदा है, वो कैसा पाना है, कैसा कमाना है, वो आप देखेंगे, सोचेंगे। कौन सा उत्पादन कब लेना है, कौन सा उत्पादन आज, समझो आज मैं ये उत्पादन लूँ तो आपको, मुझे ये प्रॉफिट होगा, ये फ़ायदा होगा। तो नेचर के हिसाब से भी आप सोच सकते हो मार्केट में क्या चालू है। तो आज मुझे किस चीज़ में आगे चल के, मुझे किस चीज़ में मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है। मैं फल के झाड़ लगाऊं, फूल के झाड़ लगाऊं, या धान लगाऊं, किस चीज़ का मैं बीज लगाऊं, ये सोच के आप काम कीजिए। तो आप, और समय के बारे में आप ये कीजिए, अध्ययन कीजिए। आप कहाँ पे है, भौगोलिक स्थिति के ऊपर आप अध्ययन कीजिए। जहाँ पे ज़्यादा बारिश गिरता है वहाँ पे चावल ही बनेंगे, जहाँ पे कम गिरता है वहाँ पे और कुछ अलग बनेगा। वो तो सामान्य चीज़ है। मगर अभी जो ऋतु बदल रहा है वो अपने वजह से, भले जो भी है, मगर वो हिसाब से अभी हमें क्या करना जरूरी है, कौन सा उत्पादन हमें लेना जरूरी है, ये सोच के चलिए और व्यापारी बनिए, तो आपका नुकसान नहीं होगा। और अभी देखिए, जो ज़मींदार थे, जो कर्जा देने वाले जो साहूकार थे, उनके चुंगल से आप अभी छूट पाए हैं मोदी के वजह से। इसके ऊपर भी गौर कीजिए। जो उन्होंने योजना लाई है, उस वजह से आप इन सब गड़बड़ करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले लोगों के चुंगल से आप बच सके, छुटकारा पा सके। ये आप ध्यान दीजिए। अभी एक एक चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे धरने पे कौन कौन बैठा था, कैसी कैसी ताकतें वहाँ पे बैठी थी, देश को कैसा ख़त्म करना है, देश को कैसा बेचना है। और जो बेचने वाला है ऐसा, सिर्फ अपना खुद का भला देखने वाला, वो किसी को भी बेच दे, अपने माँ बाप को भी बेच दे, उसको कुछ नहीं लगता है, क्योंकि खाली उसको अपना देखना है। तो देश को बेचने में उसको कितना टाइम जाएगा, उनको खाली बेचना है, वो दलाल है। ये आपको समझना ज़रूरी है। अभी देखिए ममता बनर्जी, ममता दीदी, अभी दीदी भी उसको कहना मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो दीदी नहीं है। बंगाल में आपने देखा होगा, जो भी उस टाइम जो मज़हब के ऊपर जो काम चले, मारकाट हुई, आपने देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा। अभी वो मोदी के अगेंस्ट अपना मोर्चा खोल के बैठी हुई है। ये जो विरोधी है, जो भी है, उनके दिमाग में एक ही है, मोदी को हटाना। मोदी गलत क्या कर रहा है, सही क्या कर रहा है, ये कार्यों में, उसके कार्यों में आप ध्यान दीजिए ना। वो समझो कुछ गलत काम कर रहा होगा, तो आप वहाँ पे आप बात कीजिए, सच्चाई सामने रखिए और सबूत के साथ रखिए। ऐसा नहीं कुछ भी बके। ये और राहुल गांधी राफेल के बारे में कुछ
बेवकूफ़ जैसी बात कर रहा था। ये नहीं होना चाहिए। सच्चाई सच्चाई ही है, वो आज नहीं कल बाहर ही आती है, कितनी भी दबाओ। और बुराई कितनी भी आप उछालो, बाद में वो नीचे ही गिरेगी, उसको गाड़ना ही है एक वक्त वक्त के बाद। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो घट रहा है, जो हो रहा है इस देश में, वो खुले दिमाग से देखिए। और यही नज़रिया मेरे ख्याल से मोदी ने हम सबको दिया हुआ है। ये सच्चाई है। और वो सेवक कहते हैं खुद को, वो कहते नहीं है और वो पालन भी कर रहे हैं। अभी आप बोले कि मैं मोदी भक्त हूँ। मैं भक्त हूँ किसका? देशभक्त हूँ। मैं समर्थन करता हूँ किसी भी कार्यों का जो सत्कार्य है, जो सच्चा है, जो सच है, उसका मैं समर्थन करता हूँ, भले उससे मुझे नुकसान भी हो जाए। और नुकसान मैंने सहा भी है। जब नोटबंदी हुई, मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, मैं एक डेवलपर के दौर पे काम कर रहा था। और एक नए नए वो इस लाइन में मैं गया था, कहीं पे मैं एक काम मैंने चालू किया था, एक प्रकल्प मैंने हाथ में लिया था, झोपड़पट्टी पुनर्विकास। और नोटबंदी हो गई, उसके पहले मैंने चालू किया था। और कहीं पे वो फाइनेंस के वजह से काम रुक रहा था, और कहीं से मुझे काला धन मिलने की गुंजाइश थी, और वो काम मेरा वापस शुरू भी होने वाला था, और नोटबंदी हो गई। वो काम अभी भी रुका हुआ है। मैं अभी मेरा नुकसान हुआ है, मगर वो नुकसान मोदी ने नहीं किया है। वो काला धन अच्छा हुआ, मैंने नहीं लिया, ना नहीं हुआ। क्योंकि बाद में जो रेरा कायदा आया है, उससे काफ़ी कुछ जो ग्राहक है उसको सुकून है। जो उसका भाव बढ़ गया था, जो काला धन के वजह से बढ़ा हुआ था, वो अभी सामान्य ग्राहक के हक में आया हुआ है। भले मेरा काम रुका हुआ है, मेरा प्रकल्प रुका हुआ है, इसलिए मैं मोदी जी को गाली नहीं दूंगा, ना उनके बारे में उनको विरोध करूंगा। अभी मैं कह सकता हूँ ना, उस टाइम समझो मुझे काला धन मिल जाता, वो कैश में पैसा मिलने वाला था, वो मिल जाता तो मेरा प्रकल्प शुरू हो जाता। अभी 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, आज भी वो काम रुका हुआ है, मगर मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी है, कुछ रास्ता मिला हुआ है, फाइनेंस का, कर्जों का कर्ज कहीं से मुझे मिलने का रास्ता है। मगर अभी थोड़ा मेरा जो भागीदार है, पार्टनर है, उसकी वजह से काम रुका हुआ है, वो समझ नहीं रहा है। ठीक है, वो बात अलग है, मगर मैं मोदी जी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने आम सामान्य लोगों के लिए काम कर रहे हो। और मेरे जो रियल एस्टेट का जो मैंने आज तक देखा है काम, उसमें जो 2 नंबर के पैसे से जो हो रहा था और आम आदमी उसमें पीस रहा था, वो मैंने जाना हुआ है, देखा हुआ है। भले उस अभी मेरा नुकसान हो रहा है, वो नुकसान नहीं है, मैं एक समझता हूँ कि मैं एक गलती करने से बच गया। वो काला धन लेके मैं जो गलती करने वाला था वो बच गया। ये सच्चाई है। उसके बारे में मैं कभी का अलग से बात करूँगा आपसे डिटेल में, मेरे व्यवसाय के बारे में, और ये जो मैंने जो सहा है, जो अनुभव किया है उसके बारे में। मगर एक
कहने के लिए मैंने कहा है। अभी व्यवसाय देखिए, मैंने भी व्यवसाय में नुकसान पा रहा, तो मैंने कहीं पे आत्महत्या नहीं की, मैं लड़ रहा हूँ। यही चीज़ हर एक किसान को करनी जरूरी है। मैं खाने के लिए भी मोहताज हुआ था, मगर मैंने आत्महत्या नहीं की है। मैं लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। तो किसानों को मुझे यही कहना है कि आप उद्योग है, उद्योगपति है, आप व्यावसायिक हो, तो व्यावसायिक बन के रहो, ना कि अन्नदाता। तो व्यावसायिक बन के रहोगे तब, अब व्यावसायिक करके आप सोचोगे, उद्योगपति से करके सोचोगे, तभी आप उसमें मुनाफा कमाओगे। किस व्यापारी को देना है, इस व्यापारी से मुझे 2 पैसा ज़्यादा, या मैं ज़्यादा खुद जाके बेचूं बाज़ार में, मार्केट में, वो मुझे सोचना है। और अभी तो मोदी ने इस जो कायदा था, ये जो आज विधेयक था, ये जो कानून थे, उसमें वही लगा, आप कहीं पे भी बेच सकते हो, आपको एक खुली छूट थी, आपको ही फ़ायदा था। दूसरी चीज़ थी कि भाई चलो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहीं से पैसा ले लूँ किसी से, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भाई ये महीना मैं यहाँ पे ये पका रहा हूँ, ये मैं धान ले रहा हूँ, ये फल ले रहा हूँ और आपको ही बेच रहा हूँ, तो फिर मुझे मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं। उनसे पैसा लिया, मुनाफा ले लिया, उनको बेच दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा मैं अभी रियल एस्टेट में मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे पास पैसा नहीं है अरबों खरबों, तो मैं कैसे मार्केट से पैसा उठाऊँगा? नहीं है पैसा, तो मैंने किसी को जॉइंट वेंचर में ले लिया, यानी पार्टनरशिप में ले लिया, और वो पैसा मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे प्रकल्प में डाल रहे हो, और हम दोनों, वो भी मुनाफा अपने हिसाब से कमा रहे हैं और मैं भी मुनाफा कमा रहा हूँ। इसे बोलते कॉन्ट्रैक्ट। सीधी बात है। और आपकी कोई प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी नहीं रखनी है। अभी मेरा प्रोजेक्ट तो मैं गिरवी रखना ही पड़ेगा उनके पास, जो मुझे पैसा दे रहा है, मगर आपको नहीं देना है। उसमें वो लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी बातें हुई अभी अभी तो वापस लिया हुआ है, वो वापस आएगा और अच्छी तरह आएगा मेरे ख्याल से। और उसको अभी कोई अड़ंगे डालने वाला भी नहीं रहेगा फिर, क्योंकि अभी आएगा तब। ये मैं पक्का कहता हूँ आपको। यही है मोदी नीति। मैं भी उसको चाणक्य नीति नहीं कहूँगा, उसको ये जो है मोदी नीति है, इसलिए मैं उनको मानता हूँ, उनके कार्यों को मानता हूँ। अभी उन्होंने जो योजना लाए हुए, आयुष्मान भारत, स्टार्टअप, और काफ़ी कुछ है, स्किल इंडिया, मैं उस योजना को आम लोगों तक लेके जा चुका और आम लोग उसका फ़ायदा उठा भी रहे, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। अभी जो राजनीति चालू है वो एक ही है, मोदी हटाओ। ये मैं जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, वो आप भी जान लीजिए। महाराष्ट्र में वही हो रहा है, ना कोई उद्योग हो रहा है, ना कोई प्रकल्प हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, खाली इनका एक ही है, मोदी हटाओ और करप्शन करो। और करप्शन को रोकने के लिए समझो कोई केंद्र से कोई आता है यहाँ पे, तो फिर वो मोदी की कुछ चाल है। अरे भाई रुको, अभी काफ़ी हो चुका, काफ़ी आप बेवकूफ़ बना चुके। अभी इस सामाजिक माध्यम के वजह से, इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, अभी मैं जो यूट्यूब बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ,
या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उसके वजह से लोग अभी समझ रहे हैं, तेज़ी से ये सब चीज़ें हर एक लोगों तक पहुंच रही है। इसलिए सब राजनीतियों से, जो राजनेता है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, काफ़ी हो चुका अभी बेवकूफ़ बनाना, रुको अभी। एक हद तक आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसके बाद नहीं। अभी जो ममता बनर्जी है, जो दौड़ रही है, इस राज्य में उस राज्य में पूरे देश में भ्रमण कर रही है, मगर वो ये नहीं जानती है कि उन्होंने अपना जो एक लेबल बनाया हुआ है, जो बंगाल में लेबल बनाया हुआ है, जो किसी एक समाज को मोटिवेट कर रही है, एक समाज का वो आईना बनी हुई है, तो वो पूरा देश का भला नहीं कर सकती है। खाली एक चुनाव जीतने के लिए उन्होंने जो बंगाल में जो भी कुछ किया, जो राजनीति की उन्होंने वहाँ पे, वो आपने देखी होगी। काफ़ी हद तक वो गिर चुकी थी उसमें, काफ़ी हद तक उन्होंने गंदी राजनीति की, वो आपने देखा होगा। ऐसी गंदी राजनीति करने वाली पूरी देश की धुरा नहीं चला सकती है। ये आइडल नहीं है, ये समझना जरूरी है। अभी वो अपने बारे में क्या सोचती है, वो महत्वाकांक्षा पाले कि मैं कुछ कर बैठूं, कुछ करूं, मगर जो कर रहा है उसको सपोर्ट करें तो भी काफ़ी है। वो कुछ गलत करे तो आप रोकना जरूरी है, फिर कोई भी हो, ये समझना जरूरी है। इसलिए जो राजनीति अभी हो रही है, विरोधियों से जो राजनीति हो रही है, वो गंदी राजनीति हो रही है, ये भी रुकनी चाहिए। और वो कैसे रुक सकती है, हम लोग रुका सकते हैं। भारत का नागरिक, एक राजा, जब ये चुनाव आएंगे तब हमें चुनाव में सोच समझ के वोट करना है। हम ही ये सरकार बनाते हैं और हम ही सरकार गिराते हैं। हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारा हक हमें जानना जरूरी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो गंदी राजनीति चालू है, वो सोचिए समझिए, आँख खोल के देखिए, क्योंकि आखिर में भला अपना ही करना है, इस देश का भला करना है, इस समाज का भला करना है। और करने वाला कौन है भला? राजा। कौन राजा? तो ये देश का नागरिक, सुज्ञ नागरिक। बस आज के लिए इतना ही। इस चलचित्रण को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ बातों में मेरे कुछ आपको गलतियां महसूस हो, या कुछ बातें आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मुझ मुझ तक पहुंच सकते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।